नमस्कार। आज हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड आ ही गया है, जो पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस है वो आज आपके टॉपिक में भी आ ही गया है, कैपेसिटेंस। लेकिन इसका दुर्भाग्य यह है कि पहले शुरुआत कैपेसिटर से ही होगी, तभी आप कैपेसिटेंस के बारे में जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी आज की, क्या कैपेसिटर। आइए, कैपेसिटर क्या होता है। ये एक डिवाइस है, या आप इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट का यूज होता है, तो आप सिस्टम भी बोल सकते हैं। डिवाइस ज्यादा बेहतर शब्द है। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज, जो भी आप कहना चाहें। मैं लिख देता हूं पहले आपको ये एक लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। क्या कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी। ठीक, ये सिंपल सी एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर रही है। जब जरूरत पड़ेगी तो चार्ज को दे दिया जाएगा, ठीक है। अपने पास चार्ज को रखती रहेगी, स्टोर करके आराम से बैठी रहेगी और इसे कुछ भी नहीं करना है, ठीक। जब जरूरत हुई तब ये चार्ज को दे देगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज को दे देगी, आप उसको यूज कर लीजिए। सवाल आता है कि इसके लिए कैपेसिटर को क्यों बनाया। भाई, ये काम इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो स्टोर करके रखा है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं इससे ले लूंगा, तो ये काम तो सिंपल आपकी बैटरी भी कर सकती है ना, जिसको आप सेल बोलते हैं, कर सकती है। ये बात सच है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होती है ना। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, लेकिन मुझे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो तो ये दे देगी। तो डिफरेंस क्या है कि बैटरी एक छोटी अमाउंट में कंटिन्यूअस चार्ज देती है, कैपेसिटर का काम कंटिन्यूअस चार्ज देने का नहीं है। कैपेसिटर का काम क्या है, इसका काम कंटिन्यूअस चार्ज देने का नहीं है। इसका काम होता है एक बार में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। एट वंस इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वंस। एक बार में देता है अपनी एनर्जी। जैसे आप अपने फैन में देखेंगे, उसमें कैपेसिटर लगा होगा। आज हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो बेसिक है, वहां से मैं आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सिलेबस में स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, लेकिन उस पूरा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसके लिए हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का ही आज के लेक्चर में जानेंगे। वहां से आपको सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये आइडिया हो जाए कैपेसिटर क्या है, क्या काम करता है, क्यों जरूरत पड़ी। कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को, अपने का ये काम तो बैटरी भी कर सकती है, भले ही वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको दे रही हो। तो मैंने बताया कि मुझे सिर्फ एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे एक बार में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक ही बार में ज्यादा। जैसे आपके फैन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, आप उस पर देखेंगे 3 माइक्रोफेरेड या 4 माइक्रोफेरेड या 5 माइक्रोफेरेड उस पर लिखा हुआ।
वो एक बार में जैसे ही मैं फैन का स्विच ऑन करूंगा, वो एक बार में 5 माइक्रो फैरेड एनर्जी फैन के मोटर को देगा, जिससे मोटर स्पिन करना शुरू करेगा। उसके बाद वो 3 एम्पियर पे भी चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वो पर्टिकुलर स्टार्ट होने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। मेरी बात समझे, कैपेसिटर का यूज हम करते हैं एक बार में ज्यादा एनर्जी देके किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए जनरली, ठीक है। ये काम और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ी। अब एक चीज जो है, ये एक कंडक्टर मान लीजिए आप, कंडक्टर ही जनरली कैपेसिटर बनेगा। आप अगर मैं इसको कंडक्टर मान लीजिए, चलो आप ठीक है, आप इसको कैपेसिटर मान लीजिए, कैपेसिटर ही समझिए। मान लीजिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक। तो ये एनर्जी स्टोर कैसे करता है? इनफाइनाइट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है मेरे पास, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी सोर्स चार्ज नहीं रखा है। मैंने इस प्लस क्यू को उठाया, यहां पे रख दिया, ठीक। अब मैंने दूसरा प्लस क्यू चार्ज लिया, मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को इसके अंदर स्टोर कर रहा हूं। क्या है? इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी। तो मैं चार्ज को इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर रहा हूं। मैंने एक चार्ज उठाया, यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, कोई सोर्स चार्ज नहीं है, मैंने उठाया, यहां पे रख दिया। हम लोगों ने पढ़ा है ना, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पढ़ा है। उसी से कुछ रिलेटेड चीजें यहां पे आपको समझ में आएगी। अब जब मैं दूसरा चार्ज उठाऊंगा प्लस क्यू यहां पे लेके आने के लिए, तो जो पहले से ही यहां पॉजिटिव चार्ज है, वो जब मैं ये प्लस क्यू चार्ज लेके आऊंगा, तो इस पे हल्का सा रिपल्शन फोर्स लगाएगा। भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और इसको उठा के फिर यहां ले आऊंगा। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हो गए। मैं Q को फिर उठाऊंगा, फिर लाने की कोशिश करूंगा, फिर कहानी होगी, फिर 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब एक चीज समझो कि जैसे जैसे मैं Q को यहां पर प्लेस करता जाऊंगा, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी या नहीं? जब सोर्स चार्ज को मैं मजबूत करता जा रहा हूं, बहुत सारे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू मैं यहां पे भरता जा रहा हूं, तो अब इसके पास जो रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स जो ये मेरे इस छोटे से चार्ज पर लगाएगा, वो भी इंक्रीज होगा या नहीं? जैसे जैसे सोर्स चार्ज, ये क्या है, आपने जब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर या कंडक्टिंग सेल, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि दूर से देखने पे पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो ये धीरे धीरे एक सोर्स चार्ज बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और जिसकी स्ट्रेंथ मैं खुद बढ़ाता जा रहा हूं। तो जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऐसे ऐसे जो चार्ज को मैं इस पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पे ये रिपल्शन फोर्स और ज्यादा तेजी से लगाएगा, और ज्यादा स्ट्रेंथ से, और ज्यादा इंटेंसिटी से लगाएगा। एक टाइम पे आके क्या होगा कि इतना ज्यादा इसके पास पोटेंशियल हो चुका होगा, इतनी ज्यादा ताकत इसके पास हो चुकी होगी कि ये इस क्यू चार्ज को यहां आने ही नहीं देगा। अब मैंने एक वर्ड बोला कि इसके पास इतना पोटेंशियल हो चुका होगा। पोटेंशियल वर्ड मैंने क्यों बोला? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद करो, लिख देता हूं। वर्क डन इन moving a charge from infinity to a point is equal to the potential at that point। क्या मैं यही कर रहा हूं?
मैं एक वर्क लगाकर इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर, इस स्फेयर पर चार्ज ला रहा हूं, तो क्या पोटेंशियल इस पॉइंट का इंक्रीज हो रहा है? मेरी बात समझो। जैसे जैसे मैं क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं ज्यादा, वैसे वैसे ही मेरे पास पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। इस बात समझ में आ रही है या नहीं? जैसे जैसे मैं क्यू चार्ज को यहां पर लाता जाऊंगा, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं यहां पर प्लस क्यू को ला ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा तो मेरे पास कोरोना इफेक्ट दिखने लगेगा। अभी इस कोरोना इफेक्ट को यहीं पे छोड़ दो, ये मैं बताऊंगा, वरना आप इसमें घुस जाएंगे। कोरोना इफेक्ट ये मैंने यहां लिख के छोड़ दिया है। अगर मैं ये जब कैपेसिटर का पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि मैं इस प्लस क्यू को यहां पे नहीं ला पा रहा हूं, तो कोरोना इफेक्ट दिखेगा। अभी एक टर्म ध्यान रखो, कैसे दिखेगा वो हम डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दो। तो क्यू बढ़ने से वी बढ़ेगा, जैसे जैसे क्यू इंक्रीज होगा वी इंक्रीज होगा। मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूं? अरे सर, आपको यहां क्यों लाने की जरूरत ही क्या है? आप जितना क्यू आ रहा है सही है। आप इस क्यू को, चार्ज को इसके ऊपर लाने के लिए तुले हुए क्यों हो? क्यों बढ़ाना है? अरे ठीक है ना, आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इसने स्टोर कर ली और फिर जरूरत पड़ी तो इसने दे दी, और एक बार में सारी दे दी तो खत्म। जितना स्टोर हुआ हुआ, तो दिक्कत क्या है? अरे मेरे भाई, स्टोर हुआ इसमें मान लो 2 माइक्रोफेरेड, मुझे जरूरत है 5 माइक्रोफेरेड की फैन को चलाने के लिए, तो मुझे तो इसमें ज्यादा स्टोर करनी पड़ेगी ना। तो अच्छा कैपेसिटर कौन सा होगा? जो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। तो मुझे तो यहां पे ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है। मुझे तो अपने कैपेसिटर को अच्छा कैपेसिटर बनाना है, और अच्छा कैपेसिटर क्या होगा? जो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा वही एक बार में ज्यादा एनर्जी दे पाएगा। तो व्हाट इज द मोटिव ऑफ कैपेसिटर? टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या मोटिव है इसका? टू स्टोर large amount of energy, electrical energy। ये मोटिव है। अब ये मोटिव जो है, जो इसका लक्ष्य है, ये से गेन कैसे करेगा? देखो, मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं क्यू को यहां पे ला रहा हूं, पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। पोटेंशियल के वजह से ही इसके पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी है कि ये इस क्यू को आने नहीं दे रहा। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, हाँ ध्यान से सुनो, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इस क्यू चार्ज को इस पे लेके तो आऊं, लेकिन ये पोटेंशियल रिलेटिवली कम बढ़े। अब तक तो मैं जैसे ला रहा था ये वी वैसे ही बढ़ जा रहा था, जैसे मैं ला रहा था वैसे ही वी बढ़ जा रहा था। मैं चाहता हूं कि क्यू तो ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो, पर पोटेंशियल स्टोर होने नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूं? अगर कुछ ऐसा कर दूं कि क्यू तो आए लेकिन पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हो, इतू सा इंक्रीज हो। क्यू तो आए इतना बड़ा और पोटेंशियल इंक्रीज हो इतू सा। मैं क्यू फिर लाया इतना बड़ा, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ इतू सा। तो मेरे पास क्या होगा कि मैं इस कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाऊंगा। यस या नो? तो क्या है मोटिव? टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटिवली रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आई कि हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि क्यू, इसमें हम लार्ज अमाउंट में स्टोर तो कर ले, लेकिन पोटेंशियल इंक्रीज कम हो। ये बात समझ में आई? क्यों कर रहे हैं? ताकि एनर्जी ज्यादा स्टोर हो सके।
क्यों स्टोर करते हैं एनर्जी? ताकि जब जरूरत पड़े तो कैपेसिटर इक्विपमेंट को एक बार में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सके। क्या ये बात समझ में आई है यहां तक? तो इसको करने के लिए लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए और स्मॉल चेंज पोटेंशियल में हो, आपका सिलेबस में जो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इस वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस्ड होता है और ये हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लास्ट इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है कि आप पहले कैपेसिटर पूरा समझ लो, ठीक है। फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये चीजें मुझे नहीं लगता कि बार बार बतानी पड़ेगी और आपको ये चीजें समझ में आएंगी बेहतर। इतनी बात समझ में आई? सिर्फ अभी आप एक कैपेसिटर क्या होता है मैं आपको उसका आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या ये बात क्लियर है? स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जैसे कि मैंने बताया, अब मैं Q को कैपिटल Q लिख रहा हूं। Q इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली V भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इक्वल टू का साइन लगाता हूं और यहां पर C लिख देता हूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये C क्या है? ये CE है कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? ये वाला कैपेसिटेंस। इट्स नॉट अ कैपेसिटर, इट्स अ कैपेसिटेंस। समझ में आई बात? अब कैपेसिटेंस क्या है? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ये है कैपेसिटेंस, ठीक। कैपेसिटेंस क्या है पहले ये समझ लो। उससे पहले एक छोटी सी चीज चलो यहाँ पे पहले बता दो। ये कैपेसिटेंस आपको पता लग गया है कैपेसिटेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी? क्यू की यानी कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, इस यूनिट को क्या कहते हैं? फेरेड। ये क्या है? यूनिट। यूनिट पता लगी? ये क्या है? कैपेसिटेंस। क्लियर? अब कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस क्या होता है उसके लिए मैं पहले यहां पे लिखता हूं क्या? कैपेसिटर। आपने क्या बताया? कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही बताया है ना मुझे, यहां पे पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा ठीक है सर, स्टोर तो करता है, लेकिन हाउ मच? कितनी करेगा? कितनी? ये तो मैंने बताया ना, इतनी करेगा जब तक कोरोना इफेक्ट ना आए, जब तक इसका पोटेंशियल जो है इतना ना हो कि और क्यों ना आ पाए। नहीं, वो तो बात चलो पता लगी हमें सर, इतनी करेगा। लेकिन ये जितनी करेगा ना, इसकी उस एबिलिटी को कैपेसिटर जैसे ही बनेगा ये डिसाइड हो जाएगा कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। और जितनी वो कर पाएगा इस पूरी कहानी की, जो उसकी कैलिबर होगी, जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो उसकी एबिलिटी होगी। हाउ मच का आंसर क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी इज कॉल्ड क्या? कैपेसिटेंस।
पता लगा कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की वो क्षमता या वो एबिलिटी या वो कैपेसिटी जिसके अंदर, जिस एबिलिटी से वो कितना जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, वही क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने डेराइव कर लिया है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। ठीक है, Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, कितना चार्ज है या कितना उसका पोटेंशियल है, इस बात पे नहीं। ये डिपेंड किस पे करता है? यहां ये जो Q बाई V है, ये है कि चार्ज आप जितना ला रहे हो उसके रेस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। मेरी बात वापस से रिपीट कर रहा हूं, कितने चार्ज को लाने पर पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, कितने चार्ज को लाने पर पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, वो डिसाइड करेगा क्या, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। पर ये चीज कि कितने चार्ज के आने पर कितना पोटेंशियल में चेंज आएगा, वो डिसाइड किससे होगी? वो डिसाइड होगी कैपेसिटर के मटेरियल से, कैपेसिटर की डायमेंशन से। जी हाँ, कैपेसिटर में डायमेंशन भी मैटर करती है। ठीक, आगे पढ़ो, समझ जाओगे। तो ये Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड किस पे करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे करता है? आओ, मैं अभी पूरी बात किसके लिए कर रहा हूं? स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, क्या वैल्यू होती है पोटेंशियल की? के क्यू बाई आर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है? मैं इस वैल्यू को यहां पे रख दूं, अगर मैं इसको 1 नाम दूं तो मैं V की वैल्यू को 1 में पुट कर दूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन फर्स्ट। ठीक, C की वैल्यू क्या हुई? Q, के क्यू बाई V। क्या ये V ऊपर आ जाएगा? के V, के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये क्या था? R, के क्यू बाई R। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ई क्या होती है? परमिटिविटी। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। और आर का मतलब क्या है? किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे। क्या ये बात क्लियर है? मैं वापस से एक अच्छा सा आपको लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम।
ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। हम लोग 60-70% समझ चुके हैं अबाउट कैपेसिटर। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट में कुछ क्लियरिटी देना चाहता हूं। C की वैल्यू है Q बाई V। अगर मैं Q की वैल्यू लिख देता हूं 1 कूलम, V की वैल्यू लिख देता हूं, पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट, तो मेरे पास कैपेसिटर की वैल्यू आएगी 1 फेरेड। क्लियर? अब मेरी बात को समझो। ये तो आपको पता लग गया कि आपने 1 कूलम अगर चार्ज रखा, 1 वोल्ट रखा V की वैल्यू, तो C की वैल्यू 1 फेरेड आई। पर इससे आप समझोगे क्या? आपको इससे समझना क्या है वो समझो। देखो, पहले सुनो क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर मैं 1 फेरेड, अगर मैं 1 फेरेड का कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यूज कर रहा हूं, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं 1 फेरेड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज को बढ़ाने पर पोटेंशियल भी 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 फेरेड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो 1 कूलम चार्ज को बढ़ाने पर पोटेंशियल भी 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। लिखता हूं इसको, इससे जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा उसमें आपको क्लियरिटी आएगी। अभी इसको लिखो, 1 फेरेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर means 1 कूलम चार्ज rise its capacitor potential पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते हैं, है ना। पोटेंशियल राइज इट्स पोटेंशियल लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपका मन हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर प्रोफेशनल वर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बाई 1 वोल्ट। क्या इसकी बात समझ में आई? C इज इक्वल्स टू Q बाई V, मतलब 1 फेरेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मींस 1 कूलम चार्ज राइज इट्स पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बाई 1 वोल्ट। मेरा काम क्या था, मैं क्या चाहता हूं कि मैं कैपेसिटर जब बना रहा हूं तो अच्छे कैपेसिटर के लिए मैं क्या चाहता हूं कि मैं चार्ज तो लाऊं ज्यादा, लेकिन पोटेंशियल बढ़े कम। मैं चार्ज तो लाऊं ज्यादा, लेकिन पोटेंशियल बढ़े कम, यही चाहता हूं। तो देखो, अब अगर यहां पर C की वैल्यू आए 2 फेरेड, Q की वैल्यू आए 2 कूलम, तो आपको V की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 1 वोल्ट। क्लियर है भाई? अगर 2 कूलम चार्ज रख के आप कैपेसिटर 2 फेरेड कर दे रहे हो, तो आपकी V की वैल्यू 1 वोल्ट ही लिखनी पड़ेगी। अभी ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 फेरेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मींस 2 कूलम चार्ज रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मेरी बात को समझे? इसका मतलब था कि जब मैं 1 कूलम चार्ज को ला रहा हूं, जब मैं 1 कूलम चार्ज को ला रहा हूं, तो पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब है मैं जब 2 कूलम चार्ज को ला रहा हूं, तो पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है। अगर यहां पर C की वैल्यू हो जाए 10 माइक्रोफेरेड और Q की वैल्यू हो जाए क्या? 10 कूलम, V की वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 10 कूलम चार्ज को ला रहा हूं, लेकिन पोटेंशियल क्या?
बढ़ रहा है 1 वोल्ट। इसीलिए जितनी ज्यादा कैपेसिटी, जितने ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, वो कैपेसिटर उतना अच्छा। समझे मेरी बात? इसका मतलब भी मैं लिख देता हूं, क्या कि 2 फैरेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर means 2 coulomb charge rise its potential, पोटेंशियल को हम लोग लिख देते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। ये 2 डेफिनेशन से आपको हमेशा समझ में आएगा क्यों जितने ज्यादा फेरेड का या माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर उतना ही अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि उसमें आप चार्ज को ज्यादा स्टोर करोगे और कैपेसिटेंस कम बढ़ेगा। ठीक, मैंने एक चीज बताई थी कि मैं चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा स्टोर हो और कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल जो है वो रिलेटिवली कम इंक्रीज हो। वो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई कि किस तरह से चीजें चलती हैं। अब क्यों स्फेरिकल जो कैपेसिटर है उसको रिप्लेस करके पैरेलल कैपेसिटर लाना पड़ा, मैं आपको उसकी ना एक झलक दिखला देता हूं। ठीक है, आप लोग उसकी एक झलक अब देख लो। आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी होती है? अर्थ की रेडियस पता है? देखो, आओ, ये आप इसको चलो ठीक है क्वेश्चन की तरह ही ले लीजिए। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 10⁻⁶ मीटर। ठीक, अगर मैं इतना बड़ा, अगर मैं इतना बड़ा रेडियस का स्फेयर ले लूं तो मेरे पास कैपेसिटर जो होगा उसकी कितनी कैपेसिटेंस होगी, मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी पड़े तो सी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 4πε0r। ये तो कंफ्यूज नहीं हो कहां से आई ये वैल्यू, देखो 4πε0r। ठीक, ये वैल्यू निकाली थी, यहां पे मैं वैल्यू रख दूं। मुझे 4πε0r की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/9 10⁹ क्यों? क्योंकि 1/4πε0 होता है k और k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू r की क्या वैल्यू है 6.4 10⁶। सोल्व कर लूं तो 6.4 डिवाइडेड बाई 9 10⁶ माइनस के 9। ठीक, मैं इसको 64 कर देता हूं, यहाँ पे 9, ये 10 की पावर कितनी है -3, यहां से हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यस या नो? कर देता हूं यार, छोड़ो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाई, इसकी वैल्यू सोल्व करूं 9 7 जा 63 बचा 1 7.11 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या -4। या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इधर 2 पॉइंट लेके जाऊं, इधर -2 करूं, या 711 माइक्रोफैरड। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं अर्थ की रेडियस के जितना बड़ा स्फेयर लूं तो उसका कैपेसिटेंस होगा 711 माइक्रोफैरड, मतलब 1 फैरड भी नहीं हो रहा है। तो इससे दो चीज आपको समझनी है कि 1 फैरड बहुत ही बड़ा कैपेसिटेंस होता है। आपने जनरली अपने लाइफ में 1 फैरड देखा ही नहीं होगा, माइक्रो फैरड भी देखा होगा 2 3 4 5 8 10 15, बस खत्म।
711 माइक्रोफैरड भी बहुत बड़ी डिजिट है, बहुत बड़ा नंबर है व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जनरली आप हमेशा मेजर कहीं में करते हैं, माइक्रोफैरड में, लेकिन जब भी आप एसआई यूनिट में लिखेंगे तो वहां पे फैरड ही यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आपके पास जब भी वैल्यू कैपेसिटेंस की दी गई होगी तो वो हमेशा माइक्रोफैरड में ही दी गई होगी। तो आपको हमेशा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके उसको फैरड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज तो ये पता लगी कि 1 फैरड बहुत बड़ी नंबर है। माइक्रोफैरड में हम जनरली कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं अपनी जनरल लाइफ में और आपके न्यूमेरिकल्स में भी। दूसरी चीज आपको क्या पता करनी है कि 711 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाने के लिए अर्थ जितनी बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा। तो इसको, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्शन को खत्म करने के लिए ही कैपेसिटर आया, जिसको आपने नाम दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें क्या होता है, किस तरह से वो बनाया जाता है, हाँ ये बात क्लियर है कि वो इससे ज्यादा कैपेसिटेंस उन कैपेसिटर्स का होगा, इसीलिए उनको यूज किया जाता है। उसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। रुको, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको ये तो पता लगा इसका इतना कैपेसिटेंस है, सब कुछ पता लगा, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके लिए 2 मिनट का एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हम सारी बात जो भी कर रहे हैं अभी के लिए स्फेरिकल कैपेसिटर में कर रहे हैं। सर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्यों कर रहे हैं, ताकि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अच्छे से समझ पाएं। और स्फेरिकल कैपेसिटर ही बेस है जहां से आप कैपेसिटर को ढंग से अपने अंदर समझा सकते हैं। क्लियर? आओ, सी की वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या थी, क्यू बाई वी। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन इन bringing या moving a charge from a point to another point is equals to the potential difference। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बात आप सब जानते हैं। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कुछ इस तरह का, क्या कि W बाई क्यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट वन पॉइंट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो मैं अगर छोटे से वर्क की बात कर रहा हूं, डी डब्ल्यू, तो छोटा सा वर्क आएगा कब, जब मैं डी क्यू चार्ज लेके आऊंगा। वी इनिशियल इनफाइनाइट से ला रहा हूं, इनफाइनाइट पे वैल्यू 0, और वी फाइनल को मैं वैल्यू लिख लेता हूं वी। कोई परेशानी यहां तक? बहुत बढ़िया। अब मैं करता क्या हूं कि मैं डी डब्ल्यू की वैल्यू को निकालने के लिए वी डी क्यू कर देता हूं। ठीक, अब मैं v की जो वैल्यू है यहां पर, या तो यहां पे आपने dq लिया है, छोटा चार्जेस को भी आप q चाहें तो स्मॉल q से डिनोट कर सकते हैं, कर दीजिए, कर सकते हैं क्या, अच्छा नहीं लगेगा कैपिटल q यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग स्मॉल q यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग dq के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो हम यहां से v की वैल्यू पुट कर देते हैं, dw इज इक्वल्स टू q बाई सी डी क्यू। इंटीग्रेशन कर दूं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी। पहले ही जो इसका कैपेसिटेंस है वो पहले ही आप एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
कर चुके हो, जो कैपेसिटेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही क्या मटेरियल यूज किया है, क्या उसकी शेप है, उससे पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। तो क्या मैं W को क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख सकता हूं? ठीक है, जो ये वर्क है क्या यही बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के? क्या मैं इसको ही U लिख सकता हूं? कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर पाएगा कि C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर? क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्लियर है? अब इसमें एक छोटी सी चीजें हैं, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसके लिए है, यहां तक ये हो गया है। अगर आपको ये पोटेंशियल एनर्जी क्यू की फॉर्म में नहीं चाहिए, आप कहते हो कि मुझे क्यू के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की फॉर्म में चाहिए, तो आप क्यू की यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से जब आप C इजिकल्स टू क्यू बाई वी था, तो मैंने क्या किया, V इजिकल्स टू क्यू बाई सी। तो क्या मैं ये भी कर सकता हूं, जब मुझे वैल्यू क्यू के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो क्या मैं Q इज इक्वल्स टू सी वी भी कर सकता हूं? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और मैं इस Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूं, U इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। एक C से एक C कैंसिल, तो सी वी स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको चार्ज के फॉर्म में नहीं चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो सी वी स्क्वायर बाई 2 भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, अगर आपके पास चार्ज नहीं है और आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर? अब इसमें भी आप कहो कि नहीं मेरे पास तो कैपेसिटेंस नहीं है, आप Q और V के फॉर्म में बताओ, तो भाई मैं C की जगह Q और V रख दूंगा। क्या करूंगा मैं कि इसको 1 2, ठीक है, अब मैं C की जगह पे क्या करूंगा, Q बाई V पुट कर दूंगा। कोई बहुत ज्यादा इसमें भी परेशानी मुझे नहीं होगी। Q बाई V इंटू वी स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आई, क्यू वी बाई 2। ये भी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये मेरे पास है पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में, ये मेरे पास है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में, और ये मेरे पास है चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। तीनों फॉर्म में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक, ये लेक्चर आज का यहीं पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये लेक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये मैं पैरेलल प्लेट के लिए भी निकालूंगा। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल जो था ये बताने के लिए था कि क्यों हम लोगों को स्फेरिकल कैपेसिटेंस चेंज करना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि एक फेरेड का भी कैपेसिटर उस स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस नहीं रहता है। पूरी किस तरह से कैपेसिटर की, मतलब शुरू कैसे होता है, कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ी, किस तरह से हम यूज करते हैं, वो हम सब ने आज यहाँ पे जाना। ठीक है, मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में समझना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कर पाए तो आप फर्स्ट चैप्टर का वो वाला डेरिवेशन एक बार देख लीजिएगा, जिसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेट। उसका मैं एक छोटा सा यूज उसमें करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।